नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज विद पीके। बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव में पहले ही रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने हार के लिए माफी मांगी और साथ ही साथ 100% जिम्मेदारी स्वीकार की। प्रशांत किशोर ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन में विफल रहे, लेकिन बिहार की राजनीति बदलने में कुछ कामयाब रहे हैं। प्रायश्चित के तौर पर वह 20 तारीख को भीतर हड़वा आश्रम में सामूहिक मौन उपवास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वोट न मिलना गुनाह नहीं है और वह बिहार छोड़ने का कोई विचार नहीं रखते हैं। इसके साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए देने के वादे पर उन्होंने राजनीति से संन्यास की शर्त रख दी है। रोहिणी आचार्य विवाद पर राजनीति गर्मा गई है। उसी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। रोहिणी के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के बाद तेज प्रताप यादव बेहद नाराज दिख रहे हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वे किसी भी हाल में अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जयचंदो को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी। तेज प्रताप ने एक पोस्टर भी साझा किया जिसमें कहा गया है कि परिवार पर हमला करने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। उधर रोहिणी आचार्य ने चुनाव के नतीजे आने के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें गालियां और किडनी दान को लेकर ताने दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने बेटियों से अपील की कि मायके की जिम्मेदारियों के लिए खुद को ना झोंके। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हो गई है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। शपथ समारोह की तैयारियां मैदान में शुरू कर दी गई है। मौजूदा सरकार 22 नवंबर को खत्म हो रही है, इसलिए 19 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सभी मंत्री अपना अपना इस्तीफा देकर विधानसभा भंग करेंगे। वहीं नई कैबिनेट में कुल 35 से 36 मंत्री होंगे। 16 बीजेपी, 15 जेडीयू, 3 लोजपा आर और हम व रालोमो से एक मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। बिहार विधानसभा के नतीजों पर PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट में अहम खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित विधायकों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 12% है। 243 में से 29 महिलाएं विधानसभा पहुंची हैं, जो 2020 की तुलना में मामूली बढ़ोतरी है। इनमें 13 महिलाएं 25 से 39 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं, जबकि आधी महिला विधायकों के पास कॉलेज की डिग्री तक उपलब्ध नहीं है। यह रिपोर्ट बताती है कि लगभग 40% नए विधायकों के पास भी कॉलेज की डिग्री नहीं है। वहीं स्नातकोत्तर विधायकों की संख्या इस बार बढ़कर 28% हो गई है। इस चुनाव में 58% मौजूदा विधायकों ने फिर से जीत दर्ज की है और 55 वर्ष से अधिक उम्र वाले विधायकों की संख्या में भी इस बार इजाफा देखा जा रहा है। बिहार बोर्ड ने BBOS की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 12वीं की सैद्धांतिक परीक्षाएं 9 से 24 दिसंबर तक 2 पालियों में आयोजित की जाने वाली है, जबकि प्रायोगिक परीक्षाएं 5 से 8 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। छात्र छात्राओं को परीक्षा शुरू होने से सिर्फ 30 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश मिलेगा। देर से आने वालों को केंद्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं 10वीं की सैद्धांतिक परीक्षाएं 15 से 23 दिसंबर तक आयोजित की गई हैं और प्रायोगिक परीक्षाएं 6 से 9 दिसंबर तक होंगी। पहली पाली सुबह 9:30 से और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। बोर्ड ने सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय देने की भी घोषणा कर दी है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने साल 2026 का परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार के अनुसार सभी परीक्षाओं के परिणाम 1 महीने के भीतर जारी किए जाने की सूचना दी गई है। स्नातक पार्ट 3 और पार्ट 2 की परीक्षाएं मार्च में होंगी और रिजल्ट अप्रैल में मिलेगा। यूजी सेमेस्टर 6 की परीक्षा अप्रैल में और रिजल्ट मई में जारी कर दिया जाएगा, जबकि यूजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा भी अप्रैल में आयोजित की जाएंगी। पीजी सेमेस्टर 4 और सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं मई में ली जाएंगी। बीएड और एमएड परीक्षाएं जून में आयोजित होंगी। एलएलबी और बीए एलएलबी की परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जाने वाली है। वहीं यूजी सेमेस्टर 7, 5 की परीक्षाएं नवंबर में और सेमेस्टर 3 और 1 की परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित की जाएंगी।
बिहार बोर्ड की मैट्रिक सेंटर परीक्षा 19 से 22 नवंबर के बीच आयोजित की जाएगी, जिसमें जिले के करीब 51,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। इस बार परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य की गई है, जिससे विद्यार्थियों की संख्या में कमी आ सकती है। आपको बता दें कि परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएंगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से। 19 नवंबर को मातृभाषा, 20 को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, 21 को गणित और अंग्रेजी और 22 को ऐच्छिक और व्यावसायिक विषय की परीक्षा आयोजित की जाएगी। 24 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षा ली जाएगी। हालांकि कई विद्यालयों में कमरे की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिहार में नई सरकार गठन की प्रक्रिया जारी है। 243 में से 132 नए विधायकों की सुरक्षा के लिए स्पेशल ब्रांच ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आवेदन मिलते ही 3 बॉडीगार्ड मिलेंगे। वहीं चुनाव हार चुके 132 पूर्व विधायकों की अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली जाएगी। इधर पटना में नवनिर्वाचित विधायकों के लिए 44 एकड़ में बने 246 नए आवास तैयार है, जिनमें हॉस्टल, कैंटीन और कम्युनिटी सेंटर की सुविधाएं भी शामिल है। सीबीएसई जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रहा है। दरअसल अब कक्षा 10 की तरह साइंस विषय भी 2 स्तरों बेसिक और एडवांस में पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि नया नियम 2026 से 27 से कक्षा 9 में लागू होगा और 2028 से बोर्ड परीक्षाओं में दिखेगा। बेसिक साइंस उन छात्रों के लिए होगी जो आगे विज्ञान नहीं पढ़ना चाहते। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी सरल अवधारणाएं होंगी। वहीं अगर एडवांस लेवल की बात की जाए तो एडवांस लेवल उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जो इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे कोर्स चुनना चाहते हैं। बदलाव का उद्देश्य छात्रों पर प्रेशर कम करना और उन्हें विकल्प देना है। सरकारी बैंक में नौकरी की चाहत रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। बैंक ऑफ इंडिया ने 115 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 17 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है और अंतिम तिथि 30 नवंबर तय की गई है। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती सैलरी के रूप में 1,20,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। आवेदन के लिए उम्र सीमा की अगर बात की जाए तो उम्र सीमा 21 से 45 वर्ष रखी गई है। वहीं बीई, बीटेक, एमसीए, एमएससी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ ओरेकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। इच्छुक उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई अचानक व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना बंद कर दे या उसकी प्रोफाइल गायब हो जाए या ऐसा आपको शक हो रहा है कि उसने कहीं आपको ब्लॉक तो नहीं कर दिया, तो यह खबर आपके लिए है। हालांकि व्हाट्सएप इसका सीधा नोटिफिकेशन नहीं देता, लेकिन कुछ संकेत ऐसे देते हैं जिससे यह पता लगाए जा सकते हैं कि सामने वाले इंसान ने आपको ब्लॉक किया है या नहीं। अगर लास्ट सीन और ऑनलाइन स्टेटस दिखना बंद हो जाए, प्रोफाइल फोटो गायब हो जाए, आपकी व्हाट्सएप कॉल बार बार कनेक्ट ना हो और मैसेज पर सिर्फ एक टिक ही यानी कि सिंगल टिक ही लगे, तो ये ब्लॉक होने के बड़े संकेत हैं। साथ ही उसका स्टेटस अपडेट भी नजर नहीं आएगा। हालांकि प्राइवेसी सेटिंग्स बदलने होने की भी संभावना जताई जा सकती है। बिहार की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की हालत चिंताजनक बनी हुई है। राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाणन में राज्य बेहद पीछे है। 568 AAMHSC में से केवल 69 केंद्र प्रमाणित हो सके हैं, यानी मात्र 11.72%, जबकि केंद्र ने 2026 तक 100% लक्ष्य तय किया है और 2025 तक कम से कम 50% संस्थानों को प्रमाणित होना चाहिए था। राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी जिलों को तुरंत कार्रवाई करने, 4 केंद्रों के नाम भेजने और 1 सप्ताह में उपकरणों व मानव संसाधन की जानकारी उपलब्ध कराने का भी निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे बिहार की राष्ट्रीय रैंकिंग, स्वास्थ्य प्रदर्शन सूचकांक और केंद्रीय फंडिंग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। विमेंस प्रीमियर लीग के चौथे सीजन की शुरुआत 7 जनवरी से होने जा रही है, जबकि फाइनल 3 फरवरी को खेले जाने की संभावना है। शुरुआती मैच मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में होगा और बाकी मुकाबले बड़ौदा के कोटाम्बी स्टेडियम में, जहां फाइनल भी आयोजित किया जाएगा। WPL का मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को दिल्ली में होगा। इसी दौरान टीमों को औपचारिक वेन्यू की जानकारी भी दे दी जाएगी। आपको बता दें कि पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता था और रिटेंशन लिस्ट 6 नवंबर को जारी हुआ, जिसमें हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना और जेमिमा को उनकी टीमों ने रिटेन किया है।
बिहार के भोजपुर जिले में फर्जी वोटिंग के विवाद के बाद 6 नवंबर को दुल्लमचक गांव में निक्की देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल देखा गया और अब भी तनाव बरकरार है। मृतका के पति रोहित राय ने बताया कि 10 महीने का उनका बेटा मां को खोजता रहता है और वे उसकी परवरिश को लेकर काफी चिंतित हैं। इसी बीच भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सोनू सूद से वीडियो कॉल पर बात कर बच्चे की जिम्मेदारी की बात की, जिसके बाद सोनू सूद ने चैरिटी फाउंडेशन के जरिए बच्चे की केजी से पीजी तक की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिया है। परिवार ने हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की भी मांग की है। आपको हमारा यह खबर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।